राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर 5 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी है। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास जी अग्रवाल जी मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, हमने बाजी 7 सीट पे मारी है, इसलिए मैं आपसे असहमत हूँ कि हम 5 पे जीते हैं। 5 पे हम चुनाव जीते हैं, बाकी 2 में हम स्थानीय राजनीति जीते हैं। दौसा, जिसको आप कह रहे हैं कि हम जीते नहीं, 2023 में हम 50,949 वोट से हारे थे और इस बारी 2,300 वोट से हारे। ये जीत नहीं है। 51,000 वोट से घट करके हमारी हार की मार्जिन 2,000 पे आ गई। तब आ गई जब इस राजस्थान में कोई व्यक्ति उसको उस क्षेत्र को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। ऐसा लगता था कि नेता तो बहुत बड़ा है, पूरे राजस्थान से मतलब ही नहीं था, खाली दौसा से मतलब था। और 51,000, वो कहते नहीं आकाश से गिरे और खजूर पर अटके, अब खजूर से नीचे आना बाकी है। अगले चुनाव में वो 2,000 की डिफीट भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। दूसरी 84, 77,000 से हम 2023 में हारे थे और 2024 में 22,000 से हारे हैं। ठीक, यानी वह समाज जिसको वो व्यक्ति भड़काता था कि तुम हिंदू नहीं हो, कि तुम राजस्थान के हिस्से नहीं हो, कि तुम्हें अपनी धर्म पूजा पीठ को मानना नहीं है, कि तुमको आंदोलन खड़ा करना है, कि तुमको एक भलक भील प्रदेश बनाना है, 75-77,000 की जीत थी, वो घटा के हम लोगों ने 22,000 पे ला दिया। वो जीत असली जीत है, हम उसको भी अपनी जीत मानते हैं। रामगढ़, 70,000 से हम 2023 में हारे थे और 13,500 से 2024 में जीते हैं। झुंझुनू 28,500 से हारे थे और 42,000 से जीते हैं। क्यों सर? इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारी पार्टी में कभी था? मैंने एक बार जब मैंने वहाँ की सभा की थी क्यूसर की, तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि एक चूहा था जिसको तुम लोगों ने पाल पोस के शेर बना दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव में तुम लोग उस शेर को फिर चूहा बना दो और मेरे ख्यूसर के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगा, चाहे वो रेवंत राम जी हों, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो अपने मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर हो, चाहे वो शेखावत जी हो, चाहे उसका लड़का धनंजय हो, या जो टीम हम लोगों ने लगाई थी, सब ने इतनी मेहनत किया कि बस उनको उतार के नीचे ही पटक दिया। क्यूसर में तो आपके मंत्री जी की मूछें बरकरार रह गई, लेकिन दौसा में मंत्री जी थोड़ा ऐसे गड़बड़ हो गए। नहीं, गड़बड़ नहीं हुए, बस मूछें किसी की कटने वाली थी, वो तो मूछ भी नहीं रखते हैं, काटते क्या? अब उनको मूछ बढ़ा लें तो अगले चुनाव में काट देंगे। लेकिन उनके लेकर आपने जो बयान दिया था चुनाव के समय, उस टाइम आपने कहा था, क्या उस बयान का असर हुआ? हाँ, पूरे प्रदेश से गायब हो गए और दौसा में उनकी जीत का मार्जिन 51,000 से घट के 2,000 आ गया। तो इसको असर नहीं कहते हैं क्या? तो खुलकर नाम भी ले सकते हो। यही तो नहीं, अब मुझे क्या जरूरत है जब आप खुद ही नाम ले रहे हैं तो? नहीं, मैं नाम नहीं रहा, आपसे आपने ले लिया, आपने ले लिया, मैंने समझ लिया, मैंने ले लिया, आपने समझ लिया, सुनने वाले ने भी समझ लिया। आपने अपने संबोधन में फर्जी भी बताया। आपके राजस्थान में चुनाव हो रहा है, पहले दिन से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें घर बैठ के जीतने वाली है और आप राजस्थान छोड़ करके झारखंड और महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये क्या बताता है? आपके घर में आग लगी है ना, आप घर की आग नहीं बुझाओगे, वहाँ जाके आग बुझाओगे जहाँ 288 में 18 वोट मिला है। रोज़ उनकी पोस्ट पड़ती थी महाराष्ट्र की, ये कर दिया, आज इस विधानसभा में गया, आज उस विधानसभा में गया। गहलोत जी हमारे बेचारे वहीं रहने लग गए थे, 18 सीटें मिली इन लोग के जाने से। 288 में अगर कांग्रेस राजस्थान के सारे नेताओं की मदद से 18 ही सीट जीत पा रही है तो हम क्या कहें? ये तो उनको अपना मूल्यांकन करना चाहिए ना। काफ़ी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हुई है, तो इसी लायक हैं वो लोग। देखिए, राजनीति का दौर बदल चुका है।
आपको जनता के बीच में जीना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। वो जो एक ट्रेंड है 500 गाड़ी लेकर के आना और 500 हर गाड़ी में 6-6 7-7 लोगों को बैठा लेना, तो जहाँ जाओगे वहीं 2000 दिखेंगे। तो वही 2000 तुम्हारे पीछे भरतपुर में भी रहेंगे, वही 2000 बाड़मेर में भी रहेंगे, वही जोधपुर में भी रहेंगे, वही दौसा में भी रहेंगे। इससे राजनीति नहीं होती है, स्थानीय कार्यकर्ताओं से राजनीति होती है। आप एक बार AI की मदद से ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं ना, 50-500 गाड़ियों की भीड़, इनकी फ़ोटो निकाल लीजिए AI से। मैं गारंटी देता हूँ जितनी जगह ये गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ियों के नंबर भी वही रहेंगे और उसमें बैठे हुए लोगों की फ़ोटो भी वही रहेगी। तो ये जो बाहर से हम भीड़ लेकर के जाते हैं, यह भीड़ लेकर के अपना भौकाल हम बचाते हैं। अब राजनीति भौकाल की नहीं रह गई। आप स्वयं सोचिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे इतनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालते थे। नागपुर कार्यालय पे खड़ा होके RSS को चुनौती दे दिया। गढ़चिरौली में इतनी बड़ी सभा हो गई, नरबंदूर में ये हो गया। आप सोशल मीडिया अगर कांग्रेस की देखिए तो महाराष्ट्र की चुनाव से ऐसा लगता था कि किसी भी जनसभा में 5 लाख से कम लोग आए ही नहीं। अरे 5-5 लाख की भीड़ आती थी तुम्हारी और सीट जीते 18। इसका माने क्या है कि तुमने ये 1 लाख लोग पेड एम्प्लॉई रखे थे, तुम इनको पैसा देते थे, तुम्हारा नेता जिस शहर में जाता था उस शहर में ये भीड़ जाती थी। इसी भीड़ से तुम खुश होते थे, वो खुश होते थे। सीट तो निकली 288 में 18। जनता तो जानती नहीं थी ने। लेकिन दौसा में जयचंद कौन है? किरोड़ीलाल मीणा अपना दर्द प्रकट कर रहे हैं कि मेरे मुझे लक्ष्मण लगता जी से है बाइक कि मुरारी लाल मीणा होंगे, अन्यथा ये जीत 2000 की तो नहीं होनी चाहिए थी। 51,000 से जीते थे ना। आप उन लोगों से पूछिए कि उनका जयचंद कौन है जो 51,000 से घट के उनको 2000 पे ले आया, उनसे पूछिए ना। ब्राह्मणों की नाराजगी वहाँ पर थी। ब्राह्मण तो हमेशा भाजपा का रहा है। ब्राह्मण कभी भाजपा से छोड़ के जाता ही नहीं है। ब्राह्मण को तो कोई भी प्रत्याशी दे दीजिए, यहाँ नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश में। आज के दिन जब से हम, चूँकि हम सैद्धांतिक राजनीति करते हैं, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति करते हैं, तो ऐसी राजनीति के साथ तो ब्राह्मण आँख मूंद करके खड़ा रहता है। तो मैं कैसे कह दूँ ब्राह्मणों की नाराजगी थी। आप रोहिंग्या की भी बात कर रहे हो, बांग्लादेशियाँ रोहिंग्या को लेकर बात कर रहे हो। हाँ करेंगे। रामगढ़ के बारे में किसको नहीं पता? रोहिंग्या और बांग्लादेशी इलाके वहाँ बसाए जाते थे। किसको नहीं पता पाकिस्तान के लोगों के कागजात वहाँ बना करते थे? किसको नहीं पता रामगढ़ में नकली करेंसी चला करती थी? किसको नहीं पता था रामगढ़ स्मगलिंग का केंद्र बन चुका था नशीली दवाओं का? वो जो राजनीति रामगढ़ में की जा रही थी, उस राजनीति का समापन हुआ ना। 70,000 से हम हारे थे रामगढ़ में पिछले चुनाव में, और इस चुनाव में हम 13,500 से जीते हैं। हमने उस राष्ट्र विरोधी राजनीति को भी रामगढ़ में नेस्तनाबूद किया है। देवली उनियारा में नरेश का फैक्टर रहा था? नहीं, बीजेपी की जीत में नरेश ने देखिए जो कुछ खेल खेला, क्योंकि अब तक चुनाव आचार संहिता लगी थी तो मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि मैं हूँ शुद्ध सैद्धांतिक आदमी और साफ साफ बोलता हूँ। तो आचार संहिता के दौरान मुझे राजनीतिक विश्लेषण किसी भी घटना का नहीं करना था। नरेश मीणा ने जो कुछ किया उनको नहीं करना चाहिए था। उनको लगता है कि 9-10 में, जब 9-10 बजे जब उन्होंने देखा होगा कि ये तो बड़ा कम वोट जा रहा है, कांग्रेस का जितना वोट वो तोड़ के लाना चाहते थे यहाँ नहीं पा रहा है, तब उन्होंने, आप उनकी वीडियो देखिए ना, आप उनकी वीडियो देखिएगा तो आपको दिखेगा कि मतदान केंद्र में घुसने के पहले उन्होंने तय कर लिया था कि हम मारेंगे। वो ठीक से मारने का मन बना करके गए थे, यानी वो एक मुद्दा क्रिएट कर रहे थे। उन्हें लगता था कि हम मारेंगे, फिर हमारी पिटाई होगी, और जब हमको पीटा जाएगा तो पूरी विधानसभा में हमारे प्रति सहानुभूति पैदा होगी। अब समस्या ये होगी कि उनको पीटा ही नहीं गया चुनाव तक। समस्या हो गई कि उनको चुनाव तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया। तो पूरी विधानसभा में जो अपने लिए लहर पैदा करना चाहते थे वो फ्लॉप हो गया। तो फिर बीजेपी के बी पार्टी क्यों कह रहे थे उनको? बीजेपी अब इतनी शक्तिशाली पार्टी है
इतनी ज़मीनी पार्टी है कि उसको BCD FIG ये सब पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बल पर चुनाव जीतते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जीतते हैं। हमारे जैसा मुख्यमंत्री किसके पास है जो कार्यकर्ताओं के साथ ज़मीन में जुट करके जीता है? हमारे जैसा प्रदेश अध्यक्ष अभी चले गए, हमारे जैसा प्रदेश अध्यक्ष किसके पास है जो एकदम सामान्य भाव से सबको जोड़ करके काम करता है? एक गाँव, हाँ, कातिल मुस्कान। अरे कांग्रेस के लिए कातिल ही थे। मुस्काते मुस्काते उन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? अंतिम सवाल, गोविंद सिंह डोटासरा अब आपको सीरियसली लेंगे? गोविंद सिंह डोटासरा को कोई सीरियसली ले रहा है? सवाल ये है, सवालों को आप लोग सही तरीके से पूछते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा जवाब मिले। आप खुद बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपके पास 4 सीट थी, आप 3 तो बुरी तरह हार गए, 1 सीट पे आपकी जमानत जब्त हो गई, 1 सीट आप बमुश्किल 2000 वोट से जीत पाए, और आप सोशल मीडिया पर रख रहे थे कि राहुल गांधी को इशारे से बता दिया है कि 7 सीट हम जीत जाएंगे। अच्छा, ये मार्केटिंग का क्या मतलब है यार? काउंटिंग होगी तो सच सामने आएगा ना। तो उनको तो स्वयं इस बात पे विचार करना चाहिए और इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि कोई उनको संज्ञान में ले। अब चुनाव प्रचार के मंच पर एक गंभीर नेता गमछा लेके नाचेगा और आप सोचेंगे कि लोग उनको गंभीरता, उनके उस नाचने से उनका वोट गया होगा। राजनीति एक बड़ा गंभीर विषय होता है, इसे कॉमेडी से नहीं आप कर सकते हैं, गंभीरता से राजनीति करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश प्रभारी। जीत का सेहरा इनके कंधों पर भी सजेगा, क्योंकि मैं आपसे असहमत हूँ जो आपने अंतिम टिप्पणी किया है। मैं इस टिप्पणी को मैं चाहूँगा कि आप इसको समझें। ये मेरी जीत का सेहरा का विषय नहीं है। यहाँ के लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मेहनत किया है, सारे पदाधिकारियों ने मेहनत किया है, माननीय भजन लाल जी ने और उनके मंत्रिमंडल के एक एक व्यक्ति ने मेहनत किया है। तो मैं उन मूर्खों में से नहीं, हार होती तो मैं हार का सिरा लेता कि गड़बड़ हुआ टिकट बांटने में इसलिए हार गए। जीत का सिरा जिसने ज़मीन पर जाकर काम किया है उसको दीजिए। यही नेता की एक खासियत होती है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को जीत का सेहरा देता है, और यही प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधा और उनको कई तरह की संज्ञा दी। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने परचम लहराया जीत का, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष है और इसको कार्यकर्ता भी खूब जश्न के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।